तो चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। आज का हमारा विषय भाषा परीक्षण, यानी कि हिंदी अनुच्छेद को पढ़ना, पढ़ करके उसके प्रश्नों का उत्तर देना, ये हम सीखेंगे। साथ ही साथ नए नए शब्दों से परिचित होंगे, नए नए शब्दों के शब्दार्थ जानेंगे, व्याकरण से संबंधित बातों को सीखेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और बिना समय गंवाए चलिए पहला अनुच्छेद मैं पढ़ रहा हूँ। पहाड़ों की ऊंचाई पर खड़ा होना एक अद्वितीय अनुभव था। पहाड़ों की चोटियों से नीचे दुनिया छोटी और अदृश्य दिखाई दे रही थी, जैसे कि वहाँ शांति पूर्णता की एक अलग दुनिया हो। आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के आलिंगन और हवा की ठंडक ने आत्मा को छू लिया। समुद्र की लहरों का स्पर्श महसूस करना अनूठा और प्रशांत अनुभव था। समुद्र की लहरें आत्मा को एक अनंतता की भावना देने वाली थी, जैसे कि समय ने खुद को समुद्र की लहरों के साथ मिलाकर एक कविता रच दी हो। लहरों की गहराइयों में छुपे रहस्यमयी सुंदरता ने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर दिया। यह सारा अनुभव प्राकृतिक सौंदर्य की महत्वपूर्णता को सुनिश्चित करता है और यहाँ पहाड़ों और समुद्र के साथ मिलकर एक अद्वितीय संबंध का आत्मबोधन का मौका प्रदान करता है। चलिए बच्चों, तो प्रश्न शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न लिखा है, पहाड़ों की ऊंचाई से दुनिया खाली स्थान प्रतीत होती है। ऑप्शन पढ़ रहा हूं मैं। अदृश्य और बड़ी, अद्भुत और अदृश्य, अदृश्य और छोटी, अद्वितीय और छोटी। सही उत्तर देने के लिए एक बार अनुच्छेद को देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इसका उत्तर कहाँ लिखाया है देख सकते हो। उसके बाद उत्तर दो। चलो, पहला प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इससे और छोटी। चलिए देखते हैं अनुच्छेद में कहाँ पर लिखा है। तो देखो बच्चों, यहाँ लिखा है, पहाड़ से नीचे दुनिया छोटी और अदृश्य दिखाई दे रही थी। ऑप्शन में अदृश्य और छोटी लिख दिया है, तो छोटी और अदृश्य कहें या अदृश्य और छोटी कहें, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ लिखा है ऑप्शन सी में अदृश्य और छोटी दिखाई दे रही थी पहाड़ों की ऊंचाई से। अब पहाड़ में चढ़ जाओगे और नीचे अगर कोई गांव बसा हो तो उसको देखोगे तो घर वर, आदमी जो भी है वो सब छोटा छोटा दिखाई देता है ना। अदृश्य यानी जो दिखाई नहीं देता, यानी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है कि वही है अदृश्य। दृश्य मतलब जो दिखाई देता है उसको बोलते हैं दृश्य है। और जो दिखाई नहीं देता, जैसे हवा, हवा नहीं दिखाई देता तो वो अदृश्य है। और जितने भी वस्तुएं हैं वो दिखाई देता है तो वो दृश्य है। ठीक, ये दृश्य और अदृश्य मतलब। चलिए अगला प्रश्न देखिए, समुद्र की लहरों का स्पर्श खाली स्थान अनुभव था। अद्वितीय, अनूठा, रहस्यमय, शांतिपूर्ण। कैसा अनुभव था? समुद्र की लहरों का स्पर्श, टाइम खत्म हो गया, तुम लोग नहीं बता पाए। समुद्र की लहरों का स्पर्श अनूठा अनुभव था। अनूठा उत्तर आएगा। स्पष्ट रूप से लिखा है, तुम लोगों को मैं यहाँ पर बताया हूँ कि समुद्र की लहरों का स्पर्श महसूस करना यह एक अनूठा और प्रशांत अनुभव था। तो दो, या तो अनूठा होता या प्रशांत होता, तो दोनों में से एक दिया है ऑप्शन में। अनूठा तो अनूठा अनुभव था ऐसा कहेंगे। प्रशांत शब्द इसमें नहीं दिया है, देख लो।
ठीक है, तो अनूठा इसका सही उत्तर होगा। अनूठा और प्रशांत अनुभव था। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 दूसरा न हो के लिए अनुच्छेद में खाली स्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। बच्चों नंबर के प्रश्न का उत्तर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जिसके जैसा दूसरा ना हो के लिए अनुच्छेद में खाली स्थान शब्द का प्रयोग हुआ है वो है ऑप्शन बी, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके जैसा दूसरा ना हो। इस संसार में जो एक ही है, उसके जैसा और कोई दूसरा नहीं है, तो वो अद्वितीय कहलाता है। ठीक है, या कोई भी अनुभव भी हो सकता है, वो अनुभव भी अद्वितीय होता है। तो जैसे उसने कहा ना कि पहाड़ों की ऊंचाई पर खड़ा होना एक अद्वितीय अनुभव था। क्योंकि आप लोग मान लो कभी पहाड़ों में नहीं गए हो, पहाड़ों की चोटियों में शिखर में चढ़कर नीचे की दुनिया को नहीं देखे हो, और जाकर देखोगे तो वो पहला बार तो होगा ना जी, वो अनुभव जी अद्वितीय होगा। इससे पहले वैसा अनुभव आपको नहीं रहेगा, पहली बार पहाड़ों में जाओगे तो कोई भी अनुभव हो जो लाइफ में, जिंदगी में पहली बार हो रहा हो, ठीक है, वो अद्वितीय अनुभव होता है। और जब वही अनुभव बार बार होने लगे तो अद्वितीय नहीं है, वो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा होने लगता है। ठीक, ये कहना चाह रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखें, 64 नंबर का। खाली स्थान अर्थ नहीं है। तो रहस्यमयी का खाली स्थान अर्थ नहीं है। रहस्यमय मतलब जिसके बारे में हमको पता नहीं होता, गुप्त रहता है, तो गुप्त का अर्थ होता है रहस्यमय। गोपनीय है तो वो भी रहस्यमय है। अस्पष्ट है, जिसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं जान रहे हैं, तो वो भी रहस्यमय है। तो ये स्पष्ट शब्द इसका उत्तर है बच्चों, क्योंकि अर्थ नहीं है तो ये तीन, तो गोपनीय, अस्पष्ट और रहस्यमय का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। तो यही इसका आंसर है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा 64 नंबर का प्रश्न। 65 नंबर का प्रश्न देखें, पहाड़ों और समुद्र के संबंध का आत्मबोधन कैसे प्राप्त होता है। पहाड़ों और समुद्र के संबंध का आत्मबोधन कैसे प्राप्त होता है, तो चलिए आप लोगों को देखो, पहले ऑप्शन पढ़ के देख लेते हैं, फिर अनुच्छेद देख के बताऊंगा। तो विचारों के माध्यम से, प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से, निरंतरता के रूप में, विपरीतता के रूप में। अब देखें अनुच्छेद में, देखो क्या लिखा है। तो यहाँ पर देखो, पहाड़ों और समुद्र के साथ मिलकर एक अद्वितीय संबंध का आत्मबोधन का मौका प्रदान करता है। तो थोड़ा सा शुरू लाइन से पढ़ते हैं, जहाँ से वाक्य शुरू हुआ है। तो यहाँ से देखो शुरू हुआ है, यह सारा अनुभव प्राकृतिक सौंदर्य की महत्वपूर्णता को सुनिश्चित करता है। ठीक, यहाँ लिखा है ना, प्राकृतिक सौंदर्य के महत्वपूर्णता को। तो इसका उत्तर होगा बच्चों प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से। ठीक, तो ये हो गया बच्चों इसका आंसर। अब चलिए चलते हैं अनुच्छेद में, और अगले अनुच्छेद में जाने से पहले यहाँ कुछ शब्द है उसको बता देता हूँ। देखिए, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर खड़ा होना एक अद्वितीय अनुभव था, ये तो बता दिया। अद्वितीय माने जैसा और पहले ना हुआ, यानी जिसके जैसा पहले तो कोई दूसरा इस संसार में ना हो, या जिस जैसा पहले और अनुभव ना हुआ हो, तो अद्वितीय है। ठीक है, एक शब्द आता है आलिंगन। आलिंगन यानी होता है मिलना या गले लगना। ठीक है, आलिंगन का एक अर्थ होता है गले लगाना। ठीक, तो ये पक्षियाँ क्या करती हैं, आसमान में जब उड़ती हैं तो वो समझो पक्षियाँ आसमान को आलिंगन में लिए रहती हैं, गले लगाए रहती हैं, ऐसा कह सकते। ठीक, चलिए तो आते हैं दूसरे अनुच्छेद में, और पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हर वर्ष जुलाई के महीने में वर्षा की रिमझिम शुरू हो जाती है। देश भर में इन दिनों अनेक तीज त्योहारों और मेलों का चहल पहल शुरू हो जाती है। वन महोत्सव भी इसी मौसम में मनाया जाता है। भारत जैसे विशाल देश के लिए वृक्षों का बहुत महत्व है। इससे
की सुंदरता बढ़ती है, बल्कि जलवायु और मौसम पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक दृष्टि से ये हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। याद रखना, आर्थिक दृष्टि से ये हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। यह तो सभी जानते हैं कि जहाँ वृक्ष अधिक होते हैं वहाँ वर्षा भी अधिक होती है। ऐसे देश में जहाँ बार बार सूखे और बाढ़ का प्रकोप रहता है, वृक्षों का होना बहुत जरूरी है। जिन क्षेत्रों में बेरहमी से वृक्ष काट डाले गए हैं वहाँ बाढ़ का प्रकोप भी बहुत बढ़ गया है। ठीक है, तो इस तरह पेड़ों के महत्व के बारे में बच्चों हमने इस अनुच्छेद में जाना। तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 66। वन महोत्सव खाली स्थान के महीने में मनाया जाता है। तो वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 66 का सही उत्तर जानने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास हमारे सामने तो देखो यहाँ लिखा है हर वर्ष जुलाई के महीने में वर्षा की रिमझिम शुरू हो जाती है, लिखा है। अब उसी मौसम में ये वन महोत्सव भी मनाया जाता है। तो कौन सा महीना हुआ? जुलाई। तो इसका सही आंसर है बच्चों जुलाई। इसी महीने के बारे में उल्लेख हुआ है अनुच्छेद में। चलिए देखते हैं वृक्षों की कटाई से क्या नहीं होता। वृक्षों की अगर कटाई कर दें तो क्या नहीं होता वो देखें। तो धरती की सुंदरता कम हो जाती है। तो वृक्षों की कटाई करने से धरती की सुंदरता कम होती है, ये सही बात है। जो नहीं होता वो देखना है। तो धरती की सुंदरता कम होगी नहीं भाई बहुत सारा पेड़ पौधा लगा रहता है तो अच्छा दिखता है। मौसम पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ये बात भी सही है। बच्चों अगर वृक्ष रहेंगे तो देखना मौसम में ठंडकता रहता है। आप लोग जैसे मैदानी इलाका में रहते हो, कभी पहाड़ी इलाका में जाकर देखना उसी मौसम में उधर का मौसम ठंडा रहता है और जिधर पेड़ पौधे कम होते हैं उधर गर्मी थोड़ा रहता है, गर्मी ज़्यादा रहता है। और बादल को क्या करते हैं? पेड़ पौधे खींचते हैं अपनी ओर। ठीक है, तो जिससे बारिश होता है। तो पेड़ पौधे ज़्यादा रहेंगे तो बारिश भी अच्छा होता है वहाँ। देखें बार बार बाढ़ें नहीं आती, तो पेड़ पौधों की कटाई करने से बार बार बाढ़ें नहीं आती। सही लिखा है क्या? नहीं, बार बार पेड़ पौधों की वृक्षों की कटाई से क्या नहीं होता, लिखा है। तो वृक्षों की कटाई से बार बार बाढ़ें नहीं आती, नहीं आती हैं। बार बार बाढ़ आएंगी, ठीक है, अचानक बाढ़ आएगी, वृक्षों का कटाई कर दोगे तो क्यों? वो जमीन तो सपाट हो जाएगा जी, पानी जल्दी से बहते बहते आ जाएगा। तो यही बच्चों इसका उत्तर है। आप लास्ट ऑप्शन देख लो, आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। सही बात है, ये लिखा हुआ है देखो, आर्थिक स्थिति पर ये लिखा है ना, अत्यंत आर्थिक दृष्टि से ये हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। तो ये तो प्रभाव पड़ता है इससे। तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिन क्षेत्रों में बेरहमी से वृक्ष काट डाले गए हैं वहाँ बाढ़ का प्रकोप बहुत बढ़ जाता है। तो वही है इसमें लिखा हुआ है। तो ये वाला बार बार बाढ़ें नहीं आती, नहीं आती है, होगा। वृक्षों की कटाई होगा तो वहाँ बाढ़ का प्रकोप ज़्यादा रहता है, ठीक, उस क्षेत्र में। वृक्षों की अधिकता खाली स्थान को सुनिश्चित करती है। होंगे तो क्या सुनिश्चित होगा? कम वर्षा होगा, अधिक वर्षा होगा, अल्प वर्षा होगा, बाढ़ आएगा? तो नहीं, अधिक वर्षा। क्योंकि वृक्ष अभी बताया हूँ मैं, क्या बताया हूँ? तो वृक्ष क्या करते हैं? बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। और जब बादल नीचे आ जाते हैं ना तो ठंडी हवा से मिल करके वो वर्षा के रूप में गिर जाती है पानी बन के। तो वृक्षों की अधिकता से अधिक वर्षा भी होती है, ये याद रखें। चलो आगे देखें। अत्यंत का आशय है, अत्यंत यानी होता है बच्चों अत्यधिक, अत्यंत यानी अत्यधिक, ठीक। तो आशय पूछा था मैंने पूछा था। अल्प माने होता है कम, थोड़ा, अत्यल्प ये है।
तो अत्यधिक कम भी कह सकते हैं, अत्यधिक ज़्यादा भी कह सकते हैं। तो अत्यधिक शब्द का उपयोग दोनों के आगे होता है। तो अत्यधिक, अत्यंत का अर्थ होता है अत्यधिक, ठीक है। यह अत्यंत कम खाता है कह रहे हैं, माने बहुत कम खाता है। तो यहाँ अत्यंत का अर्थ अत्यधिक या बहुत ऐसे होता है। तो अत्यंत माने अत्यधिक होगा। 70 नंबर, अनावश्यक के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त विलोम शब्द देखना है। किसका? अनावश्यक का विलोम शब्द जो अनुच्छेद में आया हो। तो अनावश्यक का उल्टा आवश्यक होता है, एक होता है जरूरी और एक होता है उपयोगी और एक गैर जरूरी। तो ये देखेंगे हम अनुच्छेद में कौन सा आया है। तो प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेद में कौन सा शब्द आया है? अनावश्यक का। तो चलिए देखें भाई कहाँ पर लिखा है। तो यहाँ देखते जाते हैं तो इसमें कौन सा शब्द आया है उस ऑप्शन में से, ये देखेंगे। तो अत्यंत उपयोगी है, ये देखो उपयोगी शब्द आया है। और देख लेते हैं कोई इसमें आवश्यक शब्द तो नहीं दिया है, तो नहीं है। तो ये इसमें का सही अर्थ हो, सही उत्तर होगा उपयोगी। ये जो लास्ट में दिया है देखो उपयोगी शब्द, क्योंकि अनावश्यक शब्द का विलोम शब्द केवल उपयोगी शब्द ही अनुच्छेद में आया है। वास्तव में अनावश्यक का विलोम शब्द क्या होता है? आवश्यक होता है। लेकिन आवश्यक शब्द अनुच्छेद में नहीं आया है। प्रश्न पूछा है कि अनुच्छेद में प्रयुक्त विलोम शब्द। तो याद रखना बच्चों, अनुच्छेद में हाँ तुम अपना दिमाग नहीं लगाओगे, यानी उसका क्या होता है वही वो चीज नहीं देख के करोगे उत्तर। अनुच्छेद में दिया रहना चाहिए, तभी उसका वही उत्तर सही होगा। तो अनुच्छेद में आवश्यक अनावश्यक शब्द का विलोम शब्द केवल ये उपयोगी दिया है। आवश्यक शब्द तो अनुच्छेद में है ही नहीं, तो ये उत्तर हो ही नहीं सकता। जरूरी शब्द है ही नहीं। गैर जरूरी तो इसका समानार्थी शब्द है। अनावश्यक को ही गैर जरूरी बोलते हैं, तो विलोम शब्द कह रहे हैं। तो अनुच्छेद में केवल ये उपयोगी शब्द ही आया है, जो कि अनावश्यक का क्या शब्द है? विलोम। क्या शब्द है? विलोम शब्द है। तो यही उसका उत्तर है। चलिए ये अनुच्छेद भी कंप्लीट। आप देखें इसमें कुछ बताने वाला और थोड़ी था, देख लेते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए देखते हैं अनुच्छेद क्रमांक 3। स्टीफन विलियम हॉकिंग का जीवन कभी हार न मानने वाले हौसले और अदम्य साहस की मिसाल है। उन्होंने साबित कर दिया कि कोई इंसान शरीर से विकलांग हो सकता है पर दिमाग से नहीं। बचपन में एक बार वो सीढ़ियों से गिर गए थे जब 21 वर्ष के थे। उनकी सेहत बिगड़ने लगी। उसके पिता अस्पताल लिख दिया है, वो अस्पताल है, वो गलत प्रिंट हुआ है। तो उस अस्पताल ले गए तो पता चला कि उन्हें ट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ALS के नाम से जाना जाता है, कि जटिल बीमारी ने जकड़ लिया है। ठीक है, ये बीमारी हो गया था उसको, एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। यह साल 1963 था। शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद करने लगे। बचपन से ही स्टीफन स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहते थे। वे 20 वर्ष के हुए तो कैम्ब्रिज में कॉस्मोलॉजी सब्जेक्ट चुना और इस पर PhD पूरी की। गंभीर शारीरिक और निःशक्तता के बावजूद स्टीफन ने अंतरिक्ष के कई रहस्यों से पर्दा उठाया। उन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत दिए। तो देखो ऐसा था वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, स्टीफन हॉकिंग। सोचो उसको लकवा हो गया था, मान के चलो उसका शरीर काम ही नहीं कर रहा था और व्हील चेयर पर बैठा रहता था, और इतने बड़े बड़े सिद्धांत जिसको हम आज पुस्तकों में पढ़ते हैं, ठीक है, ये ब्लैक
सिद्धांत बच्चों आगे आप लोग पढ़ोगे, ये सिद्धांत इसी ने दिया था। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। स्टीफन हॉकिंग का शरीर निष्क्रिय होते हुए भी उनका दिमाग क्या था? सक्रिय था, यानी कि काम कर रहा था। तो काम कर रहा था माने सक्रिय था, तभी तो उतना बड़ा बड़ा वो शोध किया जी, स्पेस साइंस के बारे में। स्पेस मतलब होता है बच्चों अंतरिक्ष। अंतरिक्ष को बोला जाता है स्पेस। क्या बोला जाता है? स्पेस। तो अंतरिक्ष के बारे में उसने सिद्धांत दिया। उसके बारे में आज तक जो पहले, उससे पहले, उसके बताने से पहले वैज्ञानिक लोग नहीं जानते थे, उनके बारे में उसने बताया। सोचो, उसका शरीर ही काम नहीं कर रहा था, व्हील चेयर पर बैठा रहता था, केवल दिमाग चल रहा था। तो स्टीफन हॉकिंग का शरीर निष्क्रिय होते हुए भी, निष्क्रिय होना माने एक भी काम नहीं करना, और उसका दिमाग क्या था? सक्रिय था, दिमाग काम कर रहा था। स्टीफन हॉकिंग ने खाली स्थान में पीएचडी की थी। तो स्पष्ट रूप से लिखा है बच्चों, किसमें की थी? कॉस्मोलॉजी। देखो यहाँ अंतरिक्ष विज्ञान को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ये देखो लिखा है कि वे 20 वर्ष कॉस्मोलॉजी सब्जेक्ट चुना और इस पर पीएचडी पूरी की। तो ये उन्होंने कॉस्मोलॉजी चुना, अंतरिक्ष विज्ञान बोलते हैं हिंदी में उसको, तो उसी विषय पर पीएचडी की थी। ठीक, ये आते हैं 73 नंबर का प्रश्न। वह खाली स्थान नाम की बीमारी से ग्रसित थी। तो एमियोट्रोफिक क्या था? लेटरल स्क्लेरोसिस। ऑप्शन ए बच्चों इसका सही उत्तर है, ALS। अब एमियोट्रोफिक लेटरल, यहाँ क्या लिखा है? ये एमेट्रो लिख दिया है जी, ये है एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इसमें ट्रॉफिल लिख दिया है, इसमें ट्रॉफिस लिख दिया है, ट्रॉपिक पिक है। देख लेते हैं अनुच्छेद को एक बार, ठीक है, कंफर्म करने के लिए। यहाँ देखो एमियोट्रोपिक फिक ट्रॉफिक है, लेटरल स्क्लेरोसिस, ये तो सब में दिया है, यहाँ अंतर किया है ये वाला नाम को लिखते समय, इसी को देखना है। और वैसे भी इस तरह का जब प्रश्न आएगा तो आप लोगों के सामने अनुच्छेद रहेगा, उससे अच्छी तरह मिलान करके, शब्दों का मिलान करके ही उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? ये ऑप्शन बी, एमियोट्रोपिक स्क्लेरोसिस। चलिए देखते हैं 74 नंबर का प्रश्न। जटिल शब्द का अर्थ खाली स्थान है। तो जटिल शब्द का अर्थ होता है बच्चों, यह जटिल है बोलना माने बहुत कठिन है, उलझन। तो उलझन इसका उत्तर होगा। सीधा है, साधारण है, सरल है, तो ये तो सिंपल हो गया, जटिल नहीं बोलते। कोई प्रश्न भी आ जाता है, एक भी समझ में नहीं आता, तो क्या बोलते हैं? यह बहुत जटिल है, बहुत कठिन है। कठिन कहना, जटिल कहना, उलझन कहना, ठीक, समस्याओं से भरा हुआ, ये जटिल होता है। तो जटिल का अर्थ होता है बच्चों उलझन, कठिन, ऐसा। 75 नंबर का प्रश्न देखें। धीरे धीरे शब्द खाली स्थान है। अब धीरे धीरे शब्द देखो बच्चों, वह धीरे धीरे पढ़ता है, वह धीरे धीरे, धीरे धीरे पढ़ता है कह रहे हैं। तो ये जो धीरे धीरे शब्द है, किसकी विशेषता बता रहा है? पढ़ना। पढ़ना क्या है? एक क्रिया है। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, जो शब्द क्रिया कैसे हो रहा है उसके बारे में बताए, वो शब्द कहलाते हैं बच्चों क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक, वह तेज दौड़ता है कहना। तो दौड़ने का जो काम है कैसे करता है? तेज। तो ये तेज शब्द क्रिया विशेषण है। कोई भी क्रिया हो, कोई भी काम कैसे किया जा रहा है? धीरे धीरे, ठीक है, तेज किया जा रहा है, अच्छे से किया जा रहा है, खराब तरीके से किया जा रहा है। तो ये जो तरीका है काम करने का, किसी भी क्रिया को करने का जो तरीका होता है, उसके लिए शब्द दिए रहते हैं वाक्य में, वही शब्द कहलाता है क्रिया विशेषण। तो क्या क्रिया की विशेषता बताता है? विशेषण माने क्या होता है? विशेषता बताने वाला शब्द, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, जो संज्ञा व
सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको बोलते हैं विशेषण। लेकिन जो क्रिया की विशेषता बताए, काम की विशेषता बताए, वो कहलाता है क्रिया विशेषण। तो धीरे धीरे काम की विशेषता बताता है। देखिए अनुच्छेद में शब्द कहाँ आया है, चलो देखो ध्यान से। तो ये शब्द जो धीरे धीरे शब्द है वो ध्यान से देखो, यहाँ पर आया है। ये शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर दिए। तो जो अंग थे क्या करना, काम करना बंद कर दिया, यानी काम का शब्द है, वो काम का विशेषता बता रहा है, इसलिए धीरे धीरे क्रिया। चलिए देखते हैं बच्चों अगला अनुच्छेद। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक छोटा सा किंतु अत्यंत खूबसूरत द्वीप है चावरा द्वीप। कार निकोबार के वासियों ने इस द्वीप की खोज बड़े रोमांचक तरीके से की थी। उन्हें नाव बनाने का ज्ञान नहीं था। प्रयोग और परीक्षण के बाद वे नारियल के पेड़ से नाव बना पाए और उस नाव का नाम दिया केनो। नाव का नाम क्या दिया, केनो। समुद्र में उसे तैरा कर देखा। जब वह नहीं डूबी तो वे खूब प्रसन्न हुए। यह उनके जीवन की पहली बड़ी उपलब्धि थी। आगे की योजना कुछ इस तरह बनी कि केनो में याम यानी जमी कंद और कुछ फल भरकर उसे समुद्र में छोड़ दिया जाए। तैरते हुए यह किसी किनारे पर अवश्य लगेगी। इस विश्वास के पीछे भी एक कारण था। उन्होंने कई ऐसी चीजों को अपने समुद्री तट पर पहुंचते देखा था जो उनके लिए अनजानी थी। इस तरह केनो को उपहारों से भरकर छोड़ दिया गया। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। केनो एक खाली स्थान का नाम था। अभी बताए हैं उन्होंने नारियल के पेड़ से क्या बनाया था, नाव बनाया था, उसी का नाम रखा था केनो। चलिए अनुच्छेद में भी दिखा देता हूँ, देख ले। तो प्रयोग और परीक्षण के बाद वे नारियल के पेड़ से नाव बना पाए और उस नाव को नाम दिया केनो। तो ये केनो किसका नाम था, नाव का नाम था जो कि नारियल के पेड़ से बनाया गया था। कौन सी वस्तुओं को नाव में भरकर समुद्र में छोड़ दिया गया, तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि याम यानी जमीकंद। जिमीकंद बोलते हैं ना जी, जमीकंद यानी जमीकंद का अर्थ होता है बच्चों जमी के नीचे जो कंद पाया जाता है, जमीन के नीचे जो कंद पाया जाता है, नीचे जो कंद यानी कांदा, उसे बोलते हैं जमी कंद। हमारे इधर भी तो जिमी कांदा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। बेहद टेस्टी सब्जी बनता है उसका जी। तुम लोग भी सब जरूर खाए होंगे, नहीं खाए हो जरूर घर में बनवा के देखना। दही के साथ बढ़िया खट्टा वाला, टमाटर के साथ, ठीक है, अमचूर के साथ एक नंबर का सब्जी बनता है। और जिमी कंद के ऊपर तो छत्तीसगढ़ी का जिमी 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 कांदा 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 तो बहुत फेमस है छत्तीसगढ़ का। उसी को जमी कंद को ये लोग क्या किए, उस नारियल के, यहाँ लिखा है देखो केनो में याम, उनके भाषा में याम बोला जाता है और हिंदी में उसको जमी कंद, और कुछ फल को भरकर समुद्र में छोड़ा था। तो जिमी कंद के साथ साथ फल भी था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों कुछ फल भी लिखा है, तो ये ऑप्शन बी सी दोनों होंगे। तो कौन सी वस्तुओं को नाव में भरकर समुद्र में छोड़ दिया गया, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी याम और कुछ फल लिखा है, तो बी और सी दोनों फिर ऑप्शन दिया है, तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान उनके जीवन की पहली बड़ी उपलब्धि थी। तो क्या बड़ी उपलब्धि थी जी, नाव बनाना। उन्होंने पहली बार नाव बनाया था, ठीक है। तो ये उनकी जीवन की पहली बड़ी उपलब्धि थी नाव बनाना। कहाँ पर लिखा है, चलो ध्यान से देखो। कोई भी उत्तर तभी देना जब वो अनुच्छेद में लिखा हो। तो देखो कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है कि जब वह नाव नहीं डूबी तो वे खूब प्रसन्न हुए कि पहली बड़ी उपलब्धि थी। तो वो नाव बनाना सीख गए
वही उनके जीवन की पहली और बड़ी उपलब्धि थी। चलो 79 नंबर प्रश्न देखते हैं। द्वीप खाली स्थान को कहा जाता है? तो द्वीप बच्चों कहा जाता है जल से घिरे भूभाग को। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, उसके देखोगे तो उसमें इस तरह सब तरफ पानी है, अब बीच में वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ऐसा भूभाग या ऐसा जमीन जिसके चारों तरफ पानी हो, समुद्र से घिरा हुआ हो कह सकते हैं, वो कहलाता है द्वीप। अभी तुम लोगों को मैं नक्शा में बताऊंगा, देख लो। चलो लास्ट प्रश्न बताऊंगा। विश्वास का खाली स्थान समानार्थक शब्द है। समानार्थक माने विश्वास का के लिए और कौन सा शब्द उपयोग में लाया जा सकता है? तो वो है भरोसा। मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो विश्वास माने क्या होता है? भरोसा। ठीक, असंदेह, संशय, असमान, ये इसका उत्तर नहीं होगा। तो विश्वास करो, मुझ पर भरोसा करो, ऐसा तुम लोगों ने बोलते जरूर सुना होगा। ठीक, तो विश्वास यानी भरोसा।